सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट आई थिंक आपने देखा होगा, तो उसको वापस से देख लीजिए। फिर हम लोग सेकंड पार्ट में जो पार्ट रिमेनिंग था उस पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अगेन वीडियो देखने का तरीका पहले भी बताया है, अभी भी बताया है कि आपको सबसे पहले क्या करना है। जो भी फॉर्मूला आपके मिसिंग है वो देखते जाइए वीडियो और वहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या करना है, आपको उस वीडियोस को बस ईयरफोन लगाना है, प्लग करना है और सिर्फ उसे सुनना है। आपको इमेजिनेशन आता जाएगा कि कौन कौन सा फॉर्मूलाज कहाँ कहाँ लिखे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है हमारे पास पहले क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है बेटा? जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जाती है तब हमें पता होता है कि ये बेंड करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो बेंड करता जाएगा, आप फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएं तो एक ऐसा टाइम आएगा जब जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो 90 डिग्री बना देगा या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन जाएगा। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो साइन सी को आप क्या लिखना चाहते हैं? आप लिख सकते हैं साइन सी को म्यू रेयर बाई म्यू डेंसर के बराबर। अब क्या होगा? टी आई आर। टी आर के लिए दो कंडीशन है। पहला, रे ऑफ लाइट कहां से कहां जाना चाहिए? डेंसर से रेयर में जाना चाहिए। दूसरा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। तब क्या होगा? रे ऑफ लाइट जो है वो दूसरे मीडियम में ना जाकर सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। ठीक है, तो टी आई आर समझ में आ गया होगा। आइए अगले पे काम करते हैं। टी आई आर के हमारे पास 4-5 केस होते हैं, जिसमें से दो इंपॉर्टेंट हैं केसेस, उनके बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक केस यहाँ पर दिया है कि मान लो बल्ब रखा है किसी वाटर में या दूसरे मीडियम में, तो कितने पोर्शन से रे ऑफ लाइट बाहर आ पाएगा। दूसरा एग्जांपल होता है अगर फिश है ये पानी के अंदर एच डेप्थ पे, तो बताइए कितना पोर्शंस वो देख पाएगा। तीसरा, अगर स्कूबा डाइवर है तो वो हाइट एच या डेप्थ एच पे है तो कितना पोर्शंस बाहर विजिबल होगा। अगेन क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट है बेटा हमारे पास, तो ये एंगल थीटा सी और ये एंगल भी हमारे पास थीटा सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल अगर आपको निकालना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन सी की वैल्यू 1/म्यू के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से आप टेन सी भी निकाल सकते हैं। टेन सी कैसे निकलेगा बेटा? पहले यहाँ पर देख लीजिए। तो टेन थीटा अगर मुझे निकालना है, टेन सी निकालना है, तो टेन सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास r/h के बराबर। इसके बाद आप साइन सी का एक्सप्रेशन चाहिए, तो ये आया c, ये आया r, ये आया h, ये आया अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है बेटा? साइन सी। तो आप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल यूज करके साइन सी का एक्सप्रेशन यूज कर लिखा, साइन सी की जगह पर 1/म्यू रखा, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास r निकल आया विच इज h अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। एरिया अगर निकाला जाए तो हम लोग आगे एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बी वाले पोर्शन में चलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर अगला केस होता है हमारे पास। ऑप्टिकल फाइबर में ऊपर वाले जो पोर्शन रहता है उसे हम लोग बोलते हैं क्लैडिंग। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, रेयर होता है तो म्यू 1 होता है, और अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 के बराबर होता है। ये हमारे पास क्रिटिकल एंगल सी। तो आप यहां से लिख सकते हैं साइन सी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं म्यू 1/म्यू 2 के बराबर। अच्छा, अब सी आ गया बेटा, तो आर भी आ जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल यूज करके, तो वो आ जाएगा 90 माइनस सी के बराबर। जैसे ही ये बात आया तो आप स्नेल्स लॉ लिख सकते हैं, 1 इंटू साइन आई शुड बी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर म्यू 2 इंटू साइन आर के बराबर। साइन आर के बराबर, तो यहाँ से आपको निकल कर आ जाएगा एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस बोल सकते हैं आप। फिर एक न्यूमेरिकल अपर्चर का कंसेप्ट आता है। लेट्स से बाहर का मीडियम म्यू 0 है, उसको आप चाहे तो म्यू 1 भी रख सकते हैं। दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू 2 स्क्वायर माइनस म्यू 1 स्क्वायर बाई म्यू 0 के बराबर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास न्यूमेरिकल अपर्चर का केस। डन। चलिए अगले कंसेप्ट पे आते हैं हम लोग। यहाँ पर जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। इसके दो केस बनते हैं, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएबल हो जाए या फंक्शन ऑफ y हो जाए, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फंक्शन ऑफ x हो जाए। तो अगर फंक्शन ऑफ y है बेटा तो हम लोग इनफाइनाइट पैरेलल स्लैब लेते हैं, हर स्लैब का थिकनेस dy के बराबर रखते हैं, और ये जो पैरेलल स्लैब है ये किस में है बेटा? x एक्सिस के पैरेलल होंगे। इन द सेम वे अगर हमारे पास फंक्शन ऑफ y रहेगा तो जो स्लैब आप लेंगे इनफाइनाइट स्मॉल स्लैब, वो किस फंक्शन में रहेगा? वो या वो पैरेलल टू बाई एक्सिस के बराबर रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर किसी भी दो पॉइंट पे आर्बिट्री पॉइंट है, तो यहाँ पर और यहाँ पर स्नेल्स लॉ आपने लिख लिया। क्यों सर? क्योंकि हमें पता है म्यू इंटू साइन थीटा का प्रोडक्ट कांस्टेंट आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने लिखा 1 इंटू साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू यहाँ पर आया म्यू इंटू साइन थीटा के बराबर। अब इस पोर्शन में अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट का इक्वेशन कहाँ से यूज होने वाला है सर? तो यहाँ पर जो फंक्शन होगा वो y और x में कुछ ना कुछ दिया होगा फंक्शन। ठीक है, तो आप जो हमारे पास इक्वेशन होगा उसको आप डिफरेंशिएट करके dy बाई dx निकाल सकते हैं। तो dy बाई dx जो इस केस में निकलेगा
उसको आप कॉट थीटा से इक्वेट करेंगे। क्यों सर? क्योंकि अगर ये थीटा है बेटा तो जो एक्स एक्सिस एंगल बन रहा होगा वो 90 माइनस थीटा होगा, तो आप यहाँ पर कॉट थीटा यूज कर सकते हैं। सेम यहाँ पर भी आपने लिखा वही साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन थीटा। दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा इस केस में? तो dy बाई डी एक्स इस केस में हमारे पास आएगा थीटा tan थीटा के बराबर। मतलब याद करना बेटा, अगर एक्स एक्सिस में या म्यू इज फंक्शन ऑफ एक्स रहा तो आप क्या रखने वाले हैं? tan थीटा। अगर म्यू फंक्शन ऑफ y रहा तो cot थीटा, ठीक है। और जो फंक्शन दिया होगा उसको आप डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स निकालकर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर दिया है जिसमें आपने वाटर को रख दिया है। कॉनकेव मिरर का रेडियस है हमारे पास, डी वाले पोर्शन में बात कर रहे हैं हम लोग। कॉनकेव मिरर का रेडियस है हमारे पास 40 सेंटीमीटर, लाइज ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल, फील्ड अप टू अ हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो ये जो हाइट दिया है बेटा हमारे पास ये 5 सेंटीमीटर का है। स्मॉल डस्ट पार्टिकल यहाँ पर रखा गया पॉइंट ओ पर, ठीक है। अब इसको अपने को बताना होगा कि कहाँ पर फाइनल इमेज वगैरह बन रहा है, ये बात बतानी होगी हमें। तो पहला अगर आप मिरर का एक्सप्रेशन ले लीजिए तो मिरर के इक्वेशन में u की वैल्यू हमें पता है, r की वैल्यू पता है, तो v पता चल जाएगा। जब यहाँ से सिंप्लीफाई करा तो v की वैल्यू आ रही है हमारे पास 6.67 जो कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब इमेज इस साइड बना होगा 6.67, ठीक है। ये हमारे पास आया। अब देखो जो इमेज बना है O1 ये शायद ये है 6.67 जो भी है, ठीक है। हाँ ये है हमारे पास 6.67। तो टोटल हाइट अगर बोला जाए, टोटल हाइट अगर बोला जाए हमारे पास तो कितना हो जाएगा? 6.67, ये है 6.67 प्लस दिस डिस्टेंस विच इज 5। तो टोटल दिस O1 का डिस्टेंस फ्रॉम O वो पता चल जाएगा हमारे पास, दोनों का ऐड 11.67 के बराबर। अब देख बेटा वाटर वाला केस अभी याद नहीं किए, तो वाटर का केस के कारण क्या होगा? एपरेंट डेप्थ वाला फॉर्म आएगा। एपरेंट डेप्थ क्या होता है हमारे पास? रियल डेप्थ, जो कि अभी हमें अपीयर हो रहा है 11.67 डिवाइडेड बाई 1.33, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.75 का। फिर हमारे पास रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस की बात होती है, कर्व स्फेरिकल सरफेस। तो अभी हम लोगों ने लिख लिया है ये कॉन्वेक्स सरफेस है हमारे पास, यहाँ पर एंगल अल्फा है, ठीक है। अब देखो इसका डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसके लिए हम लोग ये बात कर नहीं रहे, ऑल्दो आप चाहें तो निकाल सकते हैं। tan अल्फा को एक लिखते हैं इक्वेशन हम लोग, और याद रखना सारे एंगल छोटे छोटे हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है जिसको थीटा 1 से आपने रिप्रेजेंट किया है, तो थीटा 1 का सम हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस गामा के बराबर, अल्फा प्लस गामा के बराबर। और जो गामा यहाँ पर आपको दिख रहा है बेटा, गामा का सम आ जाएगा थीटा 2 प्लस बीटा के बराबर। और सभी के लिए आपने tan थीटा का एक्सप्रेशन लिखना है, हाइट बाई बेस, बस इतना काम करना। फर्दर सिंप्लीफाई करना तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा म्यू टू बाई वी। अब याद रख बेटा v कौन सा मीडियम, v कहाँ बन रहा? म्यू टू वाले मीडियम में बन रहा, तो इसीलिए आपने लिखा म्यू टू बाई वी के बराबर, माइनस जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा है तो म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर के बराबर। ये हमारे पास पहला एक्सप्रेशन हो गया। मान लीजिए हमारे पास इस केस में कॉनकेव सरफेस है, कॉनकेव सरफेस है, तो हमारे पास म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन, यहाँ पर जो आर रहेगा बेटा, आर की वैल्यू नेगेटिव है, पिछले केस में आर की वैल्यू पॉजिटिव थी तो यहाँ पे माइनस आर आ गया। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन अगर हम लोग देखना चाहें तो हम लोग क्या क्या बातें थी याद रख, हमारे पास v बाई यू का फॉर्म आता था। अब यहाँ पर v बाई यू क्या हो गया? v बाई म्यू टू, तो v बाई म्यू टू डिवाइडेड बाई u बाई म्यू वन के बराबर, ये आ गया हमारे पास ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का वैल्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात पे आते हैं। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल क्वेश्चंस हैं, इसको हमें ट्राई करना है। तो पार्ट ए में आते हैं। पार्ट ए हमारे पास क्या बोल रहा है सवाल कि एक रे ऑफ लाइट है जो कि प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट कर रहा, थिकनेस t है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास i दिया है, म्यू दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का, ठीक है। देन फाइंड टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रैवल थ्रू द स्लैब हमारे पास। तो अब देख बेटा पहले तो ये डिस्टेंस निकालना होगा कि कितने डिस्टेंस से ये ट्रैवल कर रहा। तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाया, स्नेल्स लॉ से आपने r का वैल्यू निकाल लिया होगा, और जैसे ही r पता चल गया, ये t पता है बेटा, तो हम लोग लिख सकते हैं t cos r इज इक्वल टू डी के बराबर। ये देख ले बेटा, तो d इज, अच्छा ये एंगल है, ट्रायंगल देखिए बेटा, अच्छा कुछ गलती थी, d का प्रोजेक्शन ले सकते थे हम लोग, ठीक है कोई बात नहीं। तो cos थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? बेस, जो कि है यहाँ पर t बाई डी के बराबर। तो हमारे पास d का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है, d का एक्सप्रेशन आ गया। अब डिस्टेंस हमें मिल चुका है बेटा, और मीडियम में स्पीड कितना होता है वो भी आप निकाल सकते हैं। तो स्पीड हमारे पास पता चल गया, डिस्टेंस पता है हमें, तो यहाँ से टाइम का एक्सप्रेशन आएगा। टाइम का एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा म्यू स्क्वायर इंटू टी अपॉन सी अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई के बराबर, ठीक है। क्या क्या बातें करनी है बेटा हमारे पास? पहले डिस्टेंस निकाल लीजिए, डिस्टेंस का एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास तो r वाले से, और r का एक्सप्रेशन कैसे निकल रहा होगा बेटा? स्नेल्स लॉ से, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ से आप r का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, मतलब 1 इंटू साइन आई शुड बी इक्वल टू म्यू इंटू साइन r के बराबर।
साइन आर के बराबर। अब जैसे ही साइन आर आ जाएगा तो आप यहाँ से साइन आर की वैल्यू आ ही जाएगी, तो कॉस आर भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो हमारे पास r की वैल्यू पता चल जाएगी, इसका t प्रोजेक्शन लेकर आप d निकाल चुके हैं, तो d का वैल्यू या डिस्टेंस भी हमारे पास आ गया है, d इज इक्वल टू टी बाई कॉस आर के बराबर। डिस्टेंस पता चल गया आपको, स्पीड पता है, तो टाइम निकल आएगा। ठीक है, आ जाइए अब b पार्ट में आते हैं। b का केस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है बेटा, समझो एक लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस i है, स्लैब है ट्रांसपेरेंट मटेरियल का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया है। What should be relation between I and mu so that reflected and refracted rays are perpendicular? दोनों रेज एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हमें पता है I और R तो ये बराबर होगा, और ये आ जाएगा हमारे पास R डैश का एक्सप्रेशन। तो R डैश का एक्सप्रेशन अगर हम लोग निकाले तो वो किसके बराबर, टोटल एंगल देख लीजिए 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो जरा सम करें, R प्लस आर डैश प्लस 90 की वैल्यू हमारे पास 180 डिग्री के बराबर आ जाएगी। तो R डैश का एक्सप्रेशन आ जाएगा 90 माइनस R के बराबर। फिर स्नेल्स लॉ आपने लिख लिया तो आ गया हमारे पास म्यू की वैल्यू tan I के बराबर, और यही ब्रेविस्टर एंगल जब हम लोग पढ़ेंगे पोलराइजेशन के टाइम पे वही बराबर आता है। ठीक है, आते हैं हम लोग सी पार्ट में आते हैं। तो हमारा सी पार्ट क्या बोल रहा है, एक मिरर है हमारे पास, जिस मिरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, उसका थिकनेस 8 सेंटीमीटर दिया। तो सवाल में बोला अगर 10 सेंटीमीटर, कहाँ से 10 सेंटीमीटर, अगर प्लेन सरफेस से 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए। अब देखिए बेटा, जब आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखें तो हमारे पास जो बॉटम पोर्शन है वो थोड़ा सा टिल्टेड दिखता है, तो हम लोगों को पता है ये पोर्शन टिल्टेड दिख रहा है। आप चाहो तो इसको एक्स ले लो, मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा गया है कि एक्स हम लोगों ने टॉप सरफेस से लिया है। तो जैसे ही आपने लिख लिया 10 प्लस एक्स, अब ये क्या हो गया, मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 10 प्लस एक्स के बराबर, दैट शुड बी इक्वल टू 12 प्लस 8 माइनस एक्स। तो ये डिस्टेंस हमारे पास 8 माइनस एक्स हो जाएगा, 12 प्लस 8 माइनस एक्स, तो एक्स आ गया। अब जैसे ही एक्स आ गया बेटा हमारे पास, तो हमारे पास म्यू का एक्सप्रेशन क्या होता है, रियल डेप्थ वाला फॉर्म से आप निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू आ जाएगा रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू से, तो म्यू का एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास ये। चलिए डी पोर्शन पे आइए। तो हमारे पास बोल रहा है एक रे ऑफ लाइट है जो कि रीजन 1 से लेकर रीजन 4 पे जा रहा है, और सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है, सो दैट ये फोर्थ को मिस कर जाए। मतलब क्या है बेटा कि ये क्रिटिकल एंगल हो जाए यहाँ पर। कोई खास बात नहीं, आप इन दोनों में क्या लगा दीजिए, स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, तो हमारा काम हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ऑफ आई, और साइन ऑफ थीटा शुड बी इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास म्यू बाई 8 इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर लिया, थीटा आ गया। चलिए अब आते हैं हम लोग नॉर्मल शिफ्ट के कारण। नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है बेटा, हमारे पास स्लैब ऑफ थिकनेस टी रखा गया। अब जरा सा देखें, ऑब्जेक्ट हमारे पास कहाँ रखा गया है बेटा, ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ग्लास रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ से जो रेज है बेटा वो डाइवर्जिंग है। तो रेज अगर हमारे पास पहली बार डाइवर्जिंग हो और आप स्लैब के दूसरे साइड से देख रहे हैं, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा किधर रखा गया है बेटा, ऑब्जेक्ट हमारा मीडियम में रखा गया है, तो एपरेंट शिफ्ट किधर होगा, टुवर्ड्स द सरफेस होगा। अब याद करो, अगर ऑब्जेक्ट हमारा डेंसर मीडियम में रखा हुआ हो तो जो शिफ्ट होता है वो टुवर्ड्स हो जाता है, तो हमने शिफ्ट लिख दिया टुवर्ड्स। ठीक है, यही था एपरेंट डेप्थ वाला फॉर्म भी, तो शिफ्ट की एक्सप्रेशन आपने यहाँ से निकाल ली। अब अगर आप डाइवर्जिंग रेस कन्वर्जिंग रेस की बात करें, मतलब क्या है बेटा, जो ऑब्जर्वर है अभी हमारे पास वो होगा डेंसर मीडियम में और ऑब्जेक्ट होगा रेयरर में। तो अगर आप फिश देखता था एक ऑब्जेक्ट को, तो वो क्या होता था, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द सरफेस शिफ्ट हो जाता था, तो अवे फ्रॉम द सरफेस का शिफ्ट आ गया। ठीक है, तो दोनों केस में जो आंसर आ गया हमारे पास वो एक्स टी इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई म्यू के बराबर। ठीक है, एक केस में किधर होगा बेटा, शिफ्ट होगा टुवर्ड्स, दूसरे में शिफ्ट होगा अवे। कब होगा वो आप देख सकते हैं, रियल ऑब्जेक्ट के लिए और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग बात कर लिए। आइए अब इसी पे बेस्ड हमारे पास ये एग्जांपल है। तो जरा देखो, ये मिरर यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट निकलेगा, तो ये क्या बन गया हमारे पास, डाइवर्जिंग। अगर और रियल ऑब्जेक्ट बन गया बाकायदा, तो इसके कारण जो शिफ्ट होगा किधर होगा, टुवर्ड्स होगा। शिफ्ट कैसे निकाल सकते हैं आप, यहीं पे फॉर्मूला रहा टी इन ब्रैकेट 1 माइनस म्यू। तो जैसे ही आपने शिफ्ट देखा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से शिफ्ट कर दीजिए, मतलब ये मिरर का कौन से पॉइंट में आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि 20 सेंटीमीटर आ गया, तो इमेज भी कहाँ पर बनेगा, 20 सेंटीमीटर पे। डन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आइए अब रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म की बात करें हमारे पास, तो ये प्रिज्म रखा गया है। प्रिज्म में ये एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, जिसको आप ए से डिनोट कर देते हैं, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आया बेटा। तो फर्स्ट पार्ट में ये डेविएशन 1 है हमारे पास, डेविएशन वन किसके बराबर है, तो डेविएशन 1 है हमारे पास आई माइनस आर वन के बराबर, ये है R1। तो आप चाहे तो पहला स्नेल्स लॉ लिख सकते हैं, 1 इंटू साइन ऑफ आई शुड बी इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ R1 के बराबर, ये आया हमारे पास पहला एक्सप्रेशन। दूसरा आप यहाँ से निकाल सकते हैं, तो दूसरा एक्सप्रेशन भी आप लिखना चाहें तो साइन ऑफ R2 म्यू
इंटू साइन ऑफ R2 शुड बी इक्वल टू 1 इंटू साइन ऑफ E के बराबर, साइन ऑफ E के बराबर। डेविएशन 2 आपने निकाल लिया तो डेविएशन 2 कितने के बराबर आ गया, वो आया E माइनस R2 के बराबर। टोटल डेविएशन अगर आपने निकाला तो डेविएशन 1 प्लस डेविएशन 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आइए तो हम लोगों ने देखा जो टोटल डेविएशन है हमारे पास वो क्या आएगा, आई या टोटल डेविएशन का एक्सप्रेशन देखा जाए तो वो आया आई प्लस ई माइनस ए के बराबर, और ए क्या है, R1 R2 का सम के बराबर है ए। वहां से चाहो तो आप स्नेल्स लॉ जो हम लोगों ने अभी अभी लिखा था वहां पर भी आप पुट कर सकते हैं, हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और बातें करते हैं। मिनिमम डेविएशन की बात करें तो मिनिमम डेविएशन कब होगा बेटा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों बराबर हो जाएगा, R1 R2 दोनों R के बराबर हो जाएगा, तो उस केस में म्यू का एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये कब है बेटा, ये एक्सप्रेशन जनरली बच्चों को याद नहीं रहता कि कब है, ये मिनिमम डेविएशन के कंडीशन का है, तो दैट इज म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेविएशन मिनिमम बाई 2 के बराबर, और यहाँ पर R का एक्सप्रेशन आ जाएगा साइन ऑफ ए बाई 2 के बराबर। ठीक है, डेविएशन मिनिमम अगर हमें देखना है तो आप आई और ई बराबर था, R1 प्लस R2 ए के बराबर हो गया, तो आ गया हमारे पास डेविएशन मिनिमम इज इक्वल टू 2i माइनस ए के बराबर। अगर स्मॉल एंगल प्रिज्म हो, मतलब जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो लेस देन 10 डिग्री है, तो हमारे पास डेविएशन इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, a इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1 के बराबर। चलिए अब अगर बात करें हम लोग प्रिज्म में हमारा TIR होना चाहिए, तो TIR अगर होना है बेटा तो ये किसके बराबर होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल के बराबर होना चाहिए, तो क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू के बराबर आ गया। अच्छा, तो यहाँ से आपका R2 निकल आएगा, ये R1 है तो R1 प्लस R2 किसके बराबर, a के बराबर आएगा, और स्नेल्स लॉ आप पहली सरफेस पे भी लिख सकते हैं फिर। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ प्रिज्म, डिस्पर्जन क्या होता है बेटा, जो हमारे पास रे ऑफ लाइट या व्हाइट लाइट है वो अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में टूट गया है। अब जरा देखो विब्योर में टूटा है, सबसे कम डेविएशन किसका हुआ है बेटा, रेड वाले का सबसे कम डेविएशन हुआ है, वायलेट का सबसे ज्यादा हुआ है, तो ये आप बोल सकते हैं डेविएशन ऑफ रेड हुआ है, और सबसे ज्यादा डेविएशन हुआ है हमारे पास वायलेट का हुआ, तो ये है डेविएशन ऑफ वायलेट हुआ है। और भी बातें हम लोग इसमें करें तो दूसरा टॉपिक आ जाता है हमारे पास, डी वाले पोर्शन में आ जाए तो एंगुलर डिस्पर्जन की बात हो जाती है। एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है हमारे पास, वही थीटा, थीटा क्या है, दोनों के बीच का कितना डेविएशन हुआ, तो डेविएशन ऑफ वायलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड, इसका फॉर्म आ गया हमारे पास ए म्यू वी माइनस म्यू आर के बराबर। अब आता है हमारे पास अगला, डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, तो डिस्पर्सिव पावर अगर हम लोग बात करें एफ वाले पोर्शन में है फिर ई में आएंगे, तो डिस्पर्सिव पावर की अगर हम लोग बात करें, डिस्पर्सिव पावर की हम लोग बात करें तो ये होता है एंगुलर डिस्पर्जन जो आपने थीटा निकाला है बाय मीन डेविएशन। मीन क्या होता है बेटा, या वायलेट सॉरी येलो वाले का डेविएशन, तो अगर आप दोनों का वेवलेंथ देखें, वेवलेंथ के को आप मीन ले लें, मतलब क्या है, आप लोग अगर 400 जो वायलेट का वेवलेंथ होता है 400 या इसको 750 या 700 जो भी आप ले रहे हैं, तो इनका मीन लेते हैं तो 550 के आसपास आ जाता है जो कि येलो का होता है, इसलिए हम लोग मीन डेविएशन में येलो वाले का ले लेते हैं। तो हमारे पास कौन सा एक्सप्रेशन आएगा, डिस्पर्सिव पावर की वैल्यू आ गई जो कि हमारे पास एंगुलर डिस्पर्सन बाई डेविएशन ऑफ येलो के बराबर। अच्छा, अगला केस आता है हमारे पास ई लिखा होगा पोर्शन में, तो डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास रे ऑफ लाइट डिस्पर्स हो गया, कंस्टिट्यूएंट कलर में गया है, बट अपने इनिशियल एंगल के वो पैरेलल ही हैं, मतलब नेट डेविएशन यहाँ पर 0 के बराबर हो गया, तो नेट डेविएशन डेविएशन 1 प्लस डेविएशन 2 की 0 रख दिया। अब ये हमारे पास एक टाइप का प्रिज्म है, ये दूसरा टाइप का है, दोनों का डेविएशन निकाला, तो ये है डेविएशन प्रोड्यूस बाय 1, ये है डेविएशन प्रोड्यूस बाय 2। ठीक है, वहां से एक अगला एक्सप्रेशन निकाल लिया, क्या बोला था यहाँ पर, डिस्पर्जन हुआ है, तो कितना डिस्पर्जन हुआ, एंगुलर डिस्पर्जन आपने निकाल लिया, उसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आया वो दैट इज इक्वल टू डेविएशन ऑफ 1, यहाँ पर आया ओमेगा माइनस ओमेगा डैश के बराबर, डेविएशन ऑफ 1 ओमेगा माइनस ओमेगा डैश के बराबर। फिर हमारे पास जी पोर्शन में आ जाएंगे तो यहाँ पर बोला गया है डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, या इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर डिस्पर्ज नहीं होगा रे ऑफ लाइट, मतलब थीटा में टूटेगा नहीं बट डेविएट कर जाएगा, तो नेट डेविएशन डेविएशन 1 प्लस डेविएशन 2 होगा, बट नेट डिस्पर्जन थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। तो थीटा 1 हम लोगों ने यहाँ वाला एक्सप्रेशन से लिख दिया, थीटा 2 लिख दिया, तो a1 बाई a2 का फॉर्म निकाल लिया विच इज डेविएशन 1 डिवाइड इनटू 1 माइनस w1 अपॉन w2 के बराबर, और नेट डिस्पर्जन का या नेट डेविएशन का एक्सप्रेशन आपने यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, ये एक्सप्रेशन यहाँ से निकाल लिया, तो नेट डेविएशन का जो एक्सप्रेशन आया हमारे पास वो आया बेटा डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय 1 माइनस डिस्पर्सिव पावर ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 के बराबर, ये आया हमारे पास नेट डेविएशन। और एंगुलर डिस्पर्शन जो कि यहाँ पर 0 हुआ था उसके कंडीशन ये निकल आया। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंसेज। अब लेंस क्या होता है बेटा, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, क्या बना हुआ, दो कर्व सरफेस है लिया गया। अब यहाँ पे लिखा गया डबल कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉन्केवो कॉन्वेक्स।
ये लेंसेज लिखे। तो लेंसेज का नाम कैसे लिखा जाता है बेटा, तो नाम हम लोग लिखते हैं जिसका भी सरफेस आपको ज़्यादा दिख रहा है या रेडियस जिसका ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखें तो प्लेन का रेडियस इन्फिनिटी और दूसरे का कम है, तो जिसका रेडियस ज़्यादा है उसको आप पहले ले लेते हैं। यहाँ पे प्लेन और कॉन्वेक्स सेम आप सारे के लिए निकाल सकते हैं। फिर आया हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं बेटा हम लोग, तो ये है μ1, ये है μ2। याद करो अभी हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस लिखे थे, तो वो आपने लिख लिया कर्व सरफेस 1 के लिए, सेकंड कर्व सरफेस 2 के लिए लिख लिया। यहाँ पर रेडियस की वैल्यू माइनस में आ जाएगी। जब दोनों को आपने ऐड कर दिया तो हमारे पास एक्सप्रेशन निकला जिससे आपने निकाला फोकस, नेट फोकस की वैल्यू। तो नेट फोकस हमारे पास क्या आ गया बेटा, या 1/f इज इक्वल टू, ये है मीडियम ऑफ दिस लेंस, तो अपॉन सराउंडिंग का μ0 लिख लेते हैं -1, और यहाँ पर आ गया 1/r1 -1/r2 के बराबर। ठीक है, तो ये बना हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला। फिर हम लोग बात करें कुछ और, जिसमें की बात करें इंटेंसिटी ऑफ इमेज कैसा होगा, तो जो भी अपर्चर का डायमीटर, अपर्चर कौन सा बेटा हो गया, जिस पोर्शन पे लाइट पड़ने वाला है, तो इंटेंसिटी हमेशा क्या होगा, डायमीटर जो अपर्चर है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अच्छा, लेंस फार्मूला हमारे पास क्या हो गया बेटा, लेंस फार्मूला की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर लेंस फार्मूला जब 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f के बराबर आ जाता है। मैग्निफिकेशन की बात करें तो लेंस में जो मैग्निफिकेशन होता है v/u के बराबर होता है, विच इज h2/h1। अब याद करो पिछले टाइम में हम लोगों ने बात करा था f एंड u के टर्म्स में अगर मुझे निकालना है तो v से मैंने हर जगह मल्टीप्लाई कर दिया, v से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा -1 या -v/u इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको प्लस नहीं कर देता हूँ मैं, तो बन जाएगा 1 - v/f। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आया f - v/f के बराबर। सिमिलरली हम लोग निकाल सकते हैं f/f + u के बराबर। अगर मैग्निफिकेशन 1 हुआ, वो कब होगा बेटा, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे हो, वो हो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो उस केस में हमारे पास जो इमेज बन रहा होगा वो बनेगा रियल इन्वर्टेड एंड सेम पोजीशन पे बन रहा होगा। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 हो, तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तभी भी लेस देन 1 बनेगा, अगर इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो तभी भी वो लेस देन बनेगा। इन दोनों में क्या बन रहा है, इमेज हमारा रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। बहुत ही बढ़िया। मैग्नीफाइड इमेज कहाँ बनता है, जब आप फोकस से आगे चलते जाएं तो हमारे पास मैग्नीफाइड इमेज बनने लगता है। तो फोकस के आगे और फोकस से या सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड 2f के बीच में जाएं तो हमारे पास जो इमेज है वो मैग्नीफाइड बनने लगता है। ठीक है, बट आप इन दोनों केस में रखें 2f से लेकर f के बीच में, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर f के बीच में, तो रियल इन्वर्टेड बन रहा होगा। बट फोकस पे रखेंगे तो इमेज क्या होगा, इनफाइनाइट बन जाएगा, रियल बन रहा होगा। लेकिन जैसे ही आप पोल एंड फोकस में आ गए तो इमेज क्या बन जाएगा, वर्चुअल बन जाएगा। यानी कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग क्या निकाल सकते हैं, दोनों टाइप के इमेज बना सकते हैं। वेयर एज कॉनकेव लेंस में अगर हम लोग देखें तो हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनता है, चाहे आप किसी पोजीशन में रखें। अगेन हमारे पास यहाँ पे भी न्यूटन का फॉर्मूला आ जाता है। तो x1 क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस 1, और यहाँ पर आ जाएगा डिस्टेंस प्लस फोकस 2 के बराबर। तो दोनों को आप सिंप्लीफाई करें, x1 इंटू x2 इज इक्वल टू f स्क्वायर, वेयर f इज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस के बराबर। चलिए अगले केस पे आते हैं हम लोग, जहां पर बात करते हैं कटिंग ऑफ द लेंस क्या होने वाला है। पार्ट ए है हमारा। तो पार्ट ए में अगर देखें लेंस को हम लोगों ने कट कर दिया, तो अगर आप इसको कुछ इस तरीके से कट कर सकते हैं, परपेंडिकुलर जो पोर्शन है हमारे पास या प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर आप इसे कट करते हैं तो जो हमारा फोकस है वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, पावर आधा हो जाएगा। कैसे निकाल सकते हैं बेटा, प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए हम लोग फोकस निकाल सकते हैं, वहां से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो पावर हमारे पास क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, फोकस हमारे पास डबल हो जाएगा। क्योंकि अपर्चर सेम रह गया तो इंटेंसिटी एंड एरिया तो सेम था, तो वो बात रह गई। बट अगर आपने इसको कट कर दिया है प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, तो हमारे पास फोकल लेंथ एंड पावर दोनों सेम रह जाएंगे, लेकिन एरिया क्योंकि आधा हो गया तो इंटेंसिटी भी आधा हो जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करें हम लोग, मान लो हमारे पास एक ही लेंस के अंदर डिफरेंट मीडियम है, तो जितने नंबर ऑफ मीडियम रहेंगे उतना फोकस रहेगा, तो उतने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे। बट अगर इमेज को या मीडियम को हम लोगों ने कुछ इस तरीके से रख दिया है, मतलब क्या है बेटा, ये परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के फॉर्म में रख दिया जाए, तो यहाँ पर f1 एंड f2 दो फोकस रहेंगे, उन दोनों का नेट एक f इक्विवेलेंट बना होगा, जिसके कारण नंबर ऑफ इमेज यहाँ पर 1 फॉर्म होंगे। तो ये भी केस दोनों याद रखना बेटा। सी केस में अगर आ जाते हैं, कई बार देखा जाता है कि हमारे पास इमेज ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक करने पे क्या होता है हमारे पास, ब्लॉक करने पे क्या होता है हमारे पास, इंटेंसिटी हमारे पास कम हो जाती है। क्यों बेटा, क्योंकि इंटेंसिटी तो एरिया पे प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे आपने एरिया कर दिया तो इंटेंसिटी ऑफ द इमेज कम हो जाती है। ठीक है, हमारे पास ये बात समझ में आया, लेकिन पोजीशन वगैरह में कोई खास दिक्कत नहीं रहने वाला। फिर आया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन को फिक्स कर देते हैं और स्क्रीन फिक्स कर दिया गया, तो एक पोजीशन पे जो इमेज बना है वो I1 बना है। अब आप दूसरे पोजीशन पे गए जहाँ लेंस को आगे लेकर गए हैं, सो दैट इमेज वहीं पे बने या सेम पोजीशन पे बन रहा हो, तो वो बात हम लोगों ने निकाल लिया। और यहाँ पर I1 I2 दो इमेज का साइज बन गया।
ठीक है बेटा। तो ऐसा करना कब पॉसिबल होगा, जब डी की वैल्यू कितनी से बराबर हो जाए, या 4f से ग्रेटर देन इक्वल टू के बराबर हो जाए। यहाँ पे कुछ बातें हम लोग निकाल सकते हैं आप आसानी से, जैसे कि डी की वैल्यू अगर लिखा जाए तो u प्लस वी के बराबर होता है, एंड x की वैल्यू लिखा जाए तो u माइनस वी के बराबर होता है। अब दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो 1/v 1/u और 1/f वाला इक्वेशन हम लोग लेंस का बेसिकली इक्वेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वहाँ से फोकस का जो एक्सप्रेशन आ सकता है वो डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4d के बराबर, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4d। x क्या है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशंस, एंड f है हमारे पास फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का एक और एक्सप्रेशन आ सकता है हमारे पास x अपॉन m1 माइनस m2 के बराबर। m1 क्या है हमारे पास, एक का मैग्निफिकेशन, m2 दूसरे का मैग्निफिकेशन। तो m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट 1 के बराबर हो जाएगा। अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालना है तो हाइट ऑफ इमेज 1 इंटू हाइट ऑफ इमेज 2 को अंडर रूट कर देना होगा। अगले पार्ट में आते हैं बेटा, सिल्वरिंग ऑफ लेंस विच इज f पोर्शन। चलिए, तो एफ वाले पार्ट में आते हैं। सिल्वरिंग ऑफ लेंस बहुत कमाल का है बेटा, हमें याद रखना चाहिए और इससे सवाल जरूर आता है। तो इस बार भी आप जेई के पेपर में देखें तो आया हुआ है सवाल। तो आप पी इक्वलेंट अगर देखें तो पी इक्वलेंट हमारे पास क्या होगा, 2pl प्लस pm के बराबर। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर आप जनरल फॉर्म देखें तो हमारे पास 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा था, तो इसीलिए 2pl। अब फोकस को आप यहाँ पर रख दीजिए, तो 1/f इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/fm माइनस 2/fl के बराबर। ये फॉर्मूला हमें याद ही रहना चाहिए। अगर ये आपको याद हो गया तो आप कोई भी लिखें, ऑल तो मैंने यहाँ पे सारे जो 6 पोर्शन है वो ने कवर कर दिए हैं, बट फिर भी कोई एक्स्ट्रा भी आता है तो आप कर सकते हैं। चलिए, पहले बात पे हम लोग बात करें तो ये कैसा बिहेव करेगा। आपने प्लेन सरफेस, प्लेनो कॉन्वेक्स का आपने प्लेन सरफेस को मिरर कर दिया। तो यहाँ पर मिरर के लिए अगर आप देखें तो हमारे पास एफ एम की वैल्यू आप लिख सकते हैं r/2, r तो इन्फिनिटी हो गया, तो हमारे पास एफ एम इन्फिनिटी हो गया, 1/इन्फिनिटी, मतलब ये पार्ट 0 हो गया हमारे लिए। और F1 अगर आप निकालें तो हम लोग इस प्लेनो कॉन्वेक्स का F1 भी निकाल सकते हैं। जब ये बात पता चल गया तो FE वाले इक्वेशन में पुट कर दिया, तो हमारे पास FE का इक्वेशन आया r या माइनस r अपॉन 2 प्लस म्यू माइनस 1 के बराबर। फिर सेम हम लोगों ने लिया प्लेनो कॉन्वेक्स, बट इस बार कॉन्वेक्स वाला पोर्शन को मिरर कर दिया। तो हमारे पास जो लेंस बना है या मिरर बना है, मिरर कौन सा है हमारे पास, कॉन्वेक्स पोर्शन, तो उसके लिए r/2 के बराबर आ गया, और लेंस का फोकस पता चल गया। तो सेम जो हमारा बेसिक इक्वेशन था उसमें पुट करा, हमारे पास FE का एक्सप्रेशन निकल कर आ गया। ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस r/2 म्यू के बराबर। अब हमारे पास प्लेनो कॉनकेव लेंस है, तो उसके लिए फिर से आपने अगर प्लेन सरफेस को मिरर कर दिया तो Fm की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई, F1 की वैल्यू आ चुकी है अपने पास, तो Fe का वैल्यू आ गया r/2 इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1 के बराबर। ठीक है, प्लेनो कॉनकेव लेंस ही है हमारे पास, बट जो कॉनकेव वाला पार्ट था उसको आपने मिरर कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास Fm की वैल्यू आ जाएगी r/2, F1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 अपॉन r म्यू माइनस 1। अब यही 1/Fe इक्वल्स टू माइनस 2/Fl प्लस 1/Fm का एक्सप्रेशन पुट करेंगे तो Fe का एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास r अपॉन 2 म्यू के बराबर। तो इन दोनों का एक्सप्रेशन देख ले बेटा, B एंड D का सेम आ रहा है। अगर आप बात कर लें A एंड C का एक्सप्रेशन, तो A एंड C का लगभग सेम है, बस माइनस का अंतर हो चुका है। ठीक है, अब हमारे पास कॉनकेव मिरर ये बन गया है। कॉनकेव मिरर अगर बन रहा है बेटा, इसको आप सिंप्लीफाई करिए। पहले तो आप इसका फोकस निकालिए, फोकस ऑफ द मिरर, तो वो आ जाएगा r/2 के बराबर। लेंस का फॉर्मूला से FL आ चुका है, FE का एक्सप्रेशन आ गया, तो वो आया हमारे पास माइनस r/2 माइनस म्यू के बराबर। अगर फिर से हम लोग कॉन्वेक्स वाले पार्ट को यहाँ पर मिरर कर दे तो हमारे पास Fm का एक एक्सप्रेशन निकाल लो, विच इज प्लस r/2, FL का इक्वेशन माइनस r/2 म्यू माइनस 1, सिंप्लीफाई किया तो Fe का वैल्यू r/2 म्यू माइनस 1 के बराबर। तो देख लो बेटा कौन कौन सा इक्वेशन हमारे लिए सेम आया है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि A वाला पोर्शन एंड C का पोर्शन दोनों का हमारे पास इक्वेशन सेम ही आया है। आपको दिखेगा B और D का इक्वेशन सेम ही आया, आपको दिखेगा E एंड F का इक्वेशन सेम ही आया है। तो आप इसको अपने फॉर्मूला बुक में भी लिख सकते हैं किसका किसका सेम आया है, एंड प्लस माइनस का बस अंतर हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, लेंस मिरर का कॉम्बिनेशन। लेंस मिरर का कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या आया, ए हमारे पास यहाँ पे एक लेंस है और एक मिरर है। ठीक है, कई बार बोलता है कि पाथ अपना रिट्रेस कर रहा है। रिट्रेस करने का पाथ क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है बेटा, जब यहाँ पर मिरर के लिए जो बन रहा होगा इमेज, या मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो होगा उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होने का मतलब हमें v पता चल गया, यानी कि अगर मैं बोलूं d का एक्सप्रेशन क्या होगा तो v प्लस 2f के बराबर होगा। बस हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर कॉन्वेक्स मिरर है हमारे पास तो इस केस में जो d का वैल्यू बन रहा है वो v माइनस 2m के बराबर है। ठीक है, आइए फिर हम लोग बात करते हैं डिफेक्ट इन इमेज क्या है। अगेन ये पार्ट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एक डिटेल फार्मूला शीट है, तो आप
को ये पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, इसके आगे वाले पार्ट पे आप डायरेक्टली आ सकते हैं या एग्जाम वाले पार्ट में आ सकते हैं। चलिए, तो डिफेक्ट क्या है हमारे पास, मोनोक्रोमैटिक एब्रेशन, दूसरा होता है क्रोमैटिक एब्रेशन। मोनोक्रोमैटिक में बात करें स्फेरिकल एब्रेशन, स्फेरिकल एब्रेशन का मतलब क्या है, मार्जिनल रेज और पैराएक्सियल रेज एक जगह पे कन्फाइन नहीं कर पा रही थी, तो एफ पी माइनस पी मतलब पैराएक्सियल, एफ एम माइनस हमारे पास मार्जिनल रेज के लिए। कोमा की बात करें सेकंड जो हमारे पास मोनोक्रोमैटिक एब्रेशन होता है, तो कॉमेट शेप का यहाँ पर इमेज फॉर्म होता है, उसी को बोल दिया कॉमा। एस्टिमेटिज्म, एस्टिमेटिज्म हमारे पास क्या होता है, डिफेक्ट इन स्प्रेडिंग ऑफ इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब क्या है, पॉइंट जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास उसका इमेज पॉइंट नहीं बन पाएगा बल्कि वो लाइन के फॉर्म में बन रहा होगा, तो ये हम लोग बात यहाँ पर ये डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास कर्वेचर की बात करें तो जो भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है उसको आप फॉर्म नहीं करते, उसका इमेज फॉर्म नहीं कर पाते हैं कर्व सरफेस पे। ठीक है, डिस्टॉर्शन की बात करें हमारे पास तो जो कर्व इमेज है, कोई भी लाइन ऑब्जेक्ट था उसका इमेज कर्व बन जाता है, इसको हम लोग बोल देते हैं डिस्टॉर्शन। अब आते हैं हमारे पास क्रोमैटिक एब्रेशन क्या होता है। क्रोमैटिक मतलब कलर्स हो गया, तो यहाँ पर जो दो डिफरेंट कलर है वो डिफरेंट पोजीशन पे जाकर मर्ज कर रहे होंगे, तो क्रोमैटिक एब्रेशन के लिए अगर लिखा जाए तो आप लिख सकते हैं एफ आर माइनस एफ वी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एफ के बराबर। अब देखो बेटा, इसी को आप डब्ल्यू वाले फॉर्म से भी आप निकाल सकते हैं, तो डब्ल्यू का फॉर्म हमारे पास क्या बोलता था, दैट इज इक्वल टू, वो था वायलेट माइनस, तो यहाँ पे एफ आर माइनस एफ वी है अपॉन एफ, जो कि येलो के लिए आप लिख सकते हैं, डिस्पर्सिव पावर है डब्ल्यू। एक्रोमैटिज्म की बात करें हमारे पास तो मतलब क्या है, क्रोमैटिक एब्रेशन से फ्री करवाना है उसको। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों लाइट को फिक्स करने के लिए पहले दो जो लेंस है हमारे पास उसको आपने कंबाइन कर दिया, सो दैट एक पॉइंट पे फोकस बन गया, तो उनका डब्ल्यू जो है या डिस्पर्सिव पावर है वो फोकस के उसको आप लिख सकते हैं रेशियो W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू माइनस F1 बाई F2 के बराबर। अगर दोनों लेंस हमारे पास किसी सेपरेशन x पे हैं तब जाकर जो उनका x इज इक्वल टू आएगा वो W1 इंटू F2 जो पहले भी आ रहा था, प्लस W2 इंटू F1 बाई W1 प्लस W2 के बराबर। ठीक है, एफ वाले पार्ट में आते हैं हम लोग, जो कि एक एग्जांपल क्वेश्चन है। हमारे पास बोला है कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ है इन फ्रंट ऑफ मिरर रखा गया, डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड मिरर 10 सेंटीमीटर दे दिया गया है, स्मॉल पॉइंट ऑब्जेक्ट किया गया है, रखा गया 30 सेंटीमीटर पे, तो बताइए फाइनल इमेज। तो पहले हम लोगों ने यहाँ से v निकाल लिया, जैसे v निकाल लिया तो हमें पता चल जाएगा कि ये u पता चल जाएगा, और u तो पता ही है ना, गिवन है शायद u 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमारे पास फोकस है तो आप इससे v निकाल लीजिए। ठीक है, अब वो v देखिए कहाँ पर बन रहा, अगर वो v आपने देख लिया कि 10 सेंटीमीटर पे बन रहा, तो या जो भी v का एक्सप्रेशन आ रहा तो v को आपने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब चेक करा है कि हमारा फाइनल इमेज कहाँ पर बनने वाला है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा बेटा, वो डिपेंड करेगा इस मिरर पे जो कि प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर का के लिए केस क्या है कि जितने डिस्टेंस पे बना होगा, मान लीजिए यहाँ से ये डिस्टेंस हम लोग को पता चल गया, सेम डिस्टेंस पे वो इमेज बना देता है, तो सेम डिस्टेंस पे इमेज बनाने के बाद जो फाइनल आंसर आ रहा होगा 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर है। तो अगर 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर है, इसका मतलब क्या हो गया, लेंस से वो 6 सेंटीमीटर के आगे होगा। ठीक है, चलिए अगले पार्ट पे आते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारे पास कटिंग ऑफ लेंस का केस दिया हुआ है। ठीक है, कटिंग ऑफ लेंस का केस दिया हुआ है, तो जो लेंस है हम लोग उसको कट कर दिए और उसके बीच का सेपरेशन है, मतलब ये हर पोर्शन को आपने 0.05 सेंटीमीटर पे रखा है। तो पहले किसी के कारण आप इमेज का पोजीशन बना लीजिए। लेट्स से जो हम लोगों ने निकाला है v की वैल्यू 60 सेंटीमीटर आ गई, तो यहाँ से v का वैल्यू 60 सेंटीमीटर आ गया, और यहाँ पर दो इमेज बन रहा होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों लेंस अलग अलग डिफरेंटली काम कर रहा होगा, तो आपको क्या करना है, इन दोनों के, पहली बात नंबर ऑफ इमेज कितने बने हैं, यहाँ पर दो लेंस था तो दो पार्ट में इमेज बना, यानी दो इमेज बना होगा। दोनों के बीच का सेपरेशन पूछा है, तो कुछ नहीं खास बात करना है बेटा, आपको क्या करना है, बस इन दो ट्रायंगल को यूज करना है। तो एक ट्रायंगल तो दिख गया, ग्रीन से ड्रॉ करा है, चलिए दूसरा ट्रायंगल आपको ये दिख गया। अब इन दोनों में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल आप यूज कर दीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल कैसे यूज कर सकते हैं बेटा, थीटा, तो थीटा आप सेम कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो tan थीटा को आपने सेम करा और वहां से अपने को ये वैल्यू निकल कर आ गया। कैसे निकला होगा बेटा, चलो फॉर एग्जाम्पल ले लिया मैंने, इसका h हाइट दे दिया, इसको y दे दिया, इसका 60 था, इसका 30 था, तो अगर पहले केस में लिखा जाए तो h अपॉन टोटल डिस्टेंस देख लीजिए बेटा, वो 90 के बराबर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज इक्वल टू y अपॉन, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो वो है हमारे पास 30 के बराबर। तो यहाँ से सिंप्लीफाई किया, y हमें पता ही था, h आ गया, अब जैसे ही h आ गया ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दिया, वही यहाँ हमारे लिए आंसर। अब यहाँ पर मल्टीपल लेंसेज के केसेस दिए जाते हैं, बोला जाता है दो लेंस है उसके बीच में लिक्विड भर दिया जाए, तो बताइए एफ इक्वलेंट वगैरह कितना होगा, तो 1 बाई एफ इक्वलेंट हम लोग 1 बाई F1 प्लस 1 बाई लिक्विड का फोकस प्लस 1 बाई जो तीसरा था, उस तीसरा लेंस उसका फोकस। अब 1 बाई एफ के लिए आप
फोकस का इक्वेशन लिख लिए, लिक्विड के केस में R1 R2 का एक्सप्रेशन देख लिए, पॉजिटिव है नेगेटिव है, म्यू लिक्विड का देख लिया, और सेम F3 या F2 का एक्सप्रेशन भी आपने निकाल लिया। जैसे ही आप उस बात को रखेंगे ऊपर वाले इक्वेशन में, अपना काम बन जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा फोकस का। फिर आता है हमारे पास रेनबो का फॉर्मेशन केस। तो हमारे पास दो प्रकार की, या रेनबो में कौन कौन सा फेनोमेना है, तो एक है हमारे पास रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन के साथ यहाँ पर रे ऑफ लाइट डिस्पर्स कर जाएगा, तो रिफ्रैक्शन विथ डिस्पर्शन। फिर हमारे पास रे ऑफ लाइट वापस सेम मीडियम में निकलना है, तो वहाँ पर TIR होना चाहिए, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाना चाहिए, और उसके बाद रिफ्रैक्शन होना चाहिए। तो अगर प्राइमरी रेनबो में देखें तो जो हमारा वायलेट है वो एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा होता है 40 डिग्री, रेड 42 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। अगर सेकेंडरी में बात करें तो यहाँ पे 2 बार TIR हो जाता है, सिर्फ इतना ही अंतर है, ठीक है। और इस केस में जो रेड है वो एंगल बना रहा होता है 50, वो ज़्यादा एंगल या कम एंगल बना रहा होता है, और जो हमारे पास वायलेट है वो इस बार ज़्यादा एंगल बना रहा था 53। फिर आता है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में जो सबसे पहले पोर्शन रखता है वो हम लोग कॉर्निया बोलते हैं, और कॉर्निया के सेंटर वाले पोर्शन में हमारे पास प्यूपिल होता है। प्यूपिल के साइड में एक ब्लॉकेज जैसा पोर्शन होता है जो कि हमारे लिए आइरिस कहलाता है, और उसके अंदर होता है हमारे पास लेंस कहलाता है। जो पीछे का पोर्शन कहलाता है वो है रेटिना, और रेटिना में हमारे पास होते हैं रॉड एंड कोन होते हैं, और वहाँ से ऑप्टिकल फाइबर्स या ऑप्टिकल नर्व्स निकलते हैं, जो ऑप्टिकल नर्व्स अपने ब्रेन को जाते हैं, ठीक है। अब साइज ऑफ द प्यूपिल जो है कि कितना अमाउंट ऑफ रे ऑफ लाइट आंखों में इंटर होना वो कंट्रोल किया जाता है। कौन से मसल्स के कारण, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेरी मसल्स के कारण वो कंट्रोल किया जाता है। रेटिना जो है हमारे पास, उसके पास नर्व फाइबर होते हैं जिसमें हमारे पास रॉड्स एंड कोन्स होते हैं। रॉड का काम क्या है कि लाइट की इंटेंसिटी को सेंस करना, और कोन का काम क्या है कि कलर को सेंस कर लेना, ठीक है। वहां से रेटिना जो सिग्नल ब्रेन को भेजता है ऑप्टिकल नर्व के थ्रू भेजता है, ठीक है। अच्छा, अब सिलेरी मसल का काम क्या है बेटा? सिलेरी मसल जो हमारे पास कर्वेचर है वो आंख के अंदर के लेंस का, आई लेंस का, उसको चेंज करता रहता है वो, ठीक है। तो सो दैट इमेज हमेशा कहाँ पर बने? रेटिना पे ही बने। नियरेस्ट पॉइंट जो कि कोई आदमी ऑब्जेक्ट को देख सकता है वो है 25 सेंटीमीटर के बराबर, जिसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये अलग अलग हो सकता है, जैसे कि 7 से 8 सेंटीमीटर होगा किसमें, जो छोटा बच्चा रहेगा उसके लिए, और जो ओल्ड एज के लोग रहेंगे जिसका एज 60 ईयर से ज़्यादा है उसके लिए वो 200 सेंटीमीटर के बराबर होता है। फिर हमारे पास आता है इसमें कौन कौन से आँख के साथ डिजीज़ वगैरह आ सकते हैं, जिसमें एक है हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस मतलब क्या होता है कि ये लॉन्ग की चीज़ें को आराम से देख सकती हैं, बट दूर की चीज़ों को मतलब ये देख सकते हैं, बट नियर बाई की जो चीज़ें होती हैं वो नहीं देख सकते। इसके कारण क्या होता है हमारे पास, या इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस को आगे लगा देते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को लगाने का मतलब जो हमारे पास पावर है वो पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। आइए, मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस, नाम ही बोल रहा है शॉर्ट साइटेडनेस। इसका मतलब क्या है भाई कि ये पास की चीज़ों को नहीं देख पाएगा, बट पास की चीज़ों को देख पाएगा। शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट जो पास की चीज़ें हैं उनको देख सकता है, बट फार की चीज़ों को नहीं देख सकता है, ठीक है। अब ऑफकोर्स पहले वाले का उल्टा ही है कि पहले वाले में क्या था, लॉन्ग साइटेडनेस में जो पास की चीज़ें हैं उनको नहीं देखी जा सकती थी, शॉर्ट साइटेडनेस में ये दूर की चीज़ों को नहीं देख सकते। इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, और इसके लिए आप ये भी बात ध्यान दे सकते हैं कि जो लेंस फोकस कर रहा था, अगर आप लॉन्ग साइटेडनेस में देखें तो वो रेटिना के पीछे फोकस कर रहा था, तो इसको आगे लाने के लिए हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस लिया था। अब हमारे पास यहाँ पर रे को डाइवर्ज करना है मायोपिया में, शॉर्ट साइटेडनेस में, तो डाइवर्ज करने के लिए हम लोगों ने सामने में एक जो लेंस लगा दिया वो डाइवर्जिंग लेंस लगा दिया, ठीक है, जिसके कारण उसका फोकस नेगेटिव आ गया। फिर आता है हमारे पास एस्टिग्मेटिज्म। ये हमारे पास क्या बोलता है कि ये जो इमेज है उसके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन को साइमल्टेनियसली करेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इनका करेक्शन के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? सिलिंड्रिकल लेंस यूज़ करते हैं। प्लस बायोपिया क्या करता है, जो सिलरी मसल्स की इफेक्टिवनेस वो धीरे धीरे खराब हो जाती है एज के साथ, तो इसके उस प्रकार के एज को हम लोग या उस प्रकार के डिजीज को प्रेस बायोपिया बोलते हैं। इसके लिए हम लोग बाईफोकल लेंस का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। लास्ट पार्ट में हम लोग आते हैं जिसमें यूज़ है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में सबसे पहला आता है हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में अगर देखा जाए तो एक लेंस है हमारे पास जिसको आप आई पीस भी बोल सकते हैं। इसने थीटा नॉट जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है उसके कारण जो एंगल बना होगा वो आपने लिखा थीटा नॉट के बराबर, और जो इमेज का एंगल बना वो थीटा आई के बराबर। तो मैग्निफिकेशन पावर हमारे पास क्या हो गया बेटा? मैग्निफिकेशन पावर
यहाँ पर एंगुलर मैग्निफिकेशन से निकालते हैं, तो जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वो d अपॉन u के बराबर आ जाता है। नियर पॉइंट की अगर बात करें, नियर पॉइंट पे इमेज बनना चाहिए, ठीक है, एंड u को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, तो 1/u को आपने रिप्लेस कर दिया है, 1/u को आपने रिप्लेस कर दिया है 1/v प्लस 1/f के बराबर, ठीक है। जैसे ही आपने इस बात को रख दिया यहाँ पर और v की वैल्यू d रखा है, तो हमारे पास मैग्निफिकेशन का इक्वेशन 1 प्लस d/f आया। जब v की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो मैग्निफिकेशन हमारे पास आया d/f के बराबर। फिर आते हैं हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ए वाले पार्ट में कंपाउंड माइक्रोस्कोप अगर आप चलें तो हमारे पास दो प्रकार के लेंस हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस है और दूसरा आईपीस लेंस है। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस के बराबर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस अभी अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में निकाल लिया था, तो जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए था। तो वो हमारे पास क्या है बेटा, इन जनरल अगर आप देखें तो हमारे पास था v, या चाहो तो आप d भी रख सकते हो, d यहाँ पे था हमारे पास 1/v प्लस 1/f e के बराबर, ठीक है। अब v की वैल्यू अगर d बन जाए तो हमारे पास, और मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस सॉरी ऑब्जेक्टिव किसके बराबर है, v नॉट अपॉन u नॉट के बराबर। मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस d अपॉन यू ई के बराबर, यू ई की वैल्यू यहाँ से आपने पुट कर दिया। तो अगर v की वैल्यू d हो जाए तो हमारे पास जो मैग्निफिकेशन है वो आ जाएगा v नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस d/f e। जब इमेज d वाले पॉइंट पे बनता है, नियर पॉइंट पे बनता है, तो आंखों पे ज्यादा जोर लगता है, इसलिए वो स्ट्रेंड आई का कैटेगरी कहा जाता है। अगर लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप हमें देखना है तो वो किसके बराबर होगा, v नॉट प्लस यू ई के बराबर होगा। दूसरा केस, अगर यू ई को आपने कहाँ पे या यू नॉट को आपने फोकस पर रख दिया तो फाइनल इमेज कहाँ इन्फिनिटी पर बनता है, यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं है, आईपी से जिसका अपर्चर बहुत ज्यादा है, तो v इज इक्वल टू एल आ गया, वहां से सिंप्लीफाई किया तो मैग्निफिकेशन का आंसर हमारे पास आ गया -l/f0 1 प्लस d अपॉन एफ ई के बराबर। अगर इमेज फार पॉइंट पे बनता है तो इस टाइम पे हमारा आंख है वो ज़्यादा रिलैक्स होता है, तो इसलिए रिलैक्स कंडीशन भी बोल दिया जाता है। तो उसके लिए m की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं v नॉट अपॉन यू नॉट d अपॉन एफ ई के बराबर। और अगेन अगर बात किया जाए u नॉट की वैल्यू f नॉट के बराबर, अगर u नॉट की वैल्यू f नॉट के बराबर है तो v की वैल्यू l के बराबर हो जाएगा, वहां से हमारे पास ये मैग्निफिकेशन आ जाएगा। लास्ट पार्ट हमारे पास टेलीस्कोप की बात करते हैं। टेलीस्कोप दूर की चीज़ों को देखने के लिए यूज़ करता है, मतलब स्टार्स वगैरह के लिए। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है उसका लेंस हम लोग बिगर रखते हैं, ऐसा क्यों, सो दैट ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट यहाँ पर टकराए, तो उसके लिए। और आईपीस का लेंस हमारे पास छोटा होता है। तो मैग्निफिकेशन अगर देखा जाए तो हमारे पास एफ नॉट अपॉन यू ई के बराबर होता है। सब बात में याद कर बेटा, पिछले केस में भी अगर हम लोग देखें सिंपल माइक्रोस्कोप में तो एफ नॉट के जगह पर वहाँ था हमारे पास डी, तो डी बाई यू ई आया था। अब यहाँ पर इनफाइनाइट से रे आ रहा है तो हम लोग लिखें एफ नॉट अपॉन यू ई के बराबर, ठीक है। यू ई का एक्सप्रेशन अभी अभी बताया था 1/v प्लस 1/fe के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास नया मैग्निफिकेशन बन जाएगा। तो मैग्निफिकेशन अगर इसका देखें तो दैट इज इक्वल टू एफ नॉट, यहाँ पर आया 1/v प्लस 1/fe के बराबर, ठीक है। अगर v की वैल्यू d रख दें तो यहाँ पर हमारा एक एक्सप्रेशन आ गया, जो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप है वो आ गया हमारे पास एफ नॉट प्लस यू ई के बराबर। इस केस में आंख क्या होगा, स्ट्रेन होगा, तो स्ट्रेन आई का कंडीशन होगा। और यहाँ पर भी लिख सकते हैं एल प्लस एफ नॉट डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई के बराबर, ठीक है। केस 2 पे जाते हैं। अगर इनफाइनाइट पोजीशन पे इमेज बन रहा, v की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो मैग्निफिकेशन हमारे पास आ जाएगा माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई के बराबर, ठीक है बेटा, एफ ई के बराबर। अगर उसके बाद उसका पार्ट बी केस क्या है, हमारे पास यू ई की वैल्यू एफ ई हो तो लेंथ ऑफ द माइक्रो टेलीस्कोप हमें पता चल जाएगा। ये कंडीशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे प्राइम कंडीशन बेटा यही है कि आपको याद रखना चाहिए यहाँ पर एफ नॉट मैग्निफिकेशन क्या है। बाकी सारे केसेस तो आप स्ट्रेन आई का कंडीशन भी पुट करेंगे तो निकाल सकते हैं, ये ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। मेन दिक्कत इस इक्वेशन को याद रखने में, तो अगर ये इक्वेशन भी याद हो गया तो आपका काम बन जाएगा बाकी दोनों केस में। फिर आता है हमारे पास रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अब इसमें क्या होता है, हम लोग एक मिरर भी लगा देते हैं, एक मिरर लगा देते हैं, तो रे ऑफ लाइट आया, टकराया, टकराने के बाद फिर से वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा मिरर से एंड फाइनली वो आई पीस पे जाएगा। यहाँ पर भी सेम बातें होती हैं। तो इसके लिए मैग्निफिकेशन की बात करें अगर, तो वो एफ नॉट अपॉन एफ ई के बराबर होता है, ठीक है। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बन गया बेटा, बट पूरा का पूरा रे ऑप्टिक्स अगर देखा जाए तो 1 घंटा 10-15 मिनट में लगभग खत्म हो गया है। दोनों वीडियोस को देखिएगा, दोनों वीडियोस के फॉर्मूला को 1-2 बार देख लीजिए, और फिर तीसरी बार जब भी आप देखें तो आपको बस ईयरफोन लगाना है और सुनते जाना है, इतना ही काम करना है, ठीक है। आई होप आप ये सारी वीडियोस आपको हेल्प कर रही हूँ, ठीक। तो वीडियोस को देखते रहिए। अगर अपने दोस्तों वगैरह को भेजना है तो प्लीज़ भेज दीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिल जाएगा, ठीक है। बाकी तो चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।